हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मेरा नाम है प्रत्यक्षा द्विवेदी और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो अगर मैं क्रॉप की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या होगी कि क्रॉप होती है फसल, जो कि हम जब भी किसी हाईवे से या ट्रेन से जा रहे होते हैं तो हम अगल बगल के खेतों में देखते हैं कि कुछ ना कुछ मास प्रोडक्शन हो रहा होता है किसी एक क्रॉप का, या तो वो वीट होगा या फिर वो मस्टर्ड होगी या तो वो पैडी होगा, मेज होगी या फिर कोई भी ऐसी क्रॉप जो कि उस टाइम के सीजन में चल रही हो। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि उस क्रॉप को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, उसकी फार्मिंग कैसे होती है, जब वो क्रॉप प्रॉपरली मतलब नर्चर होके एकदम कटने के लायक हो जाती है तो उसके बाद उसे मैनेज कैसे करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, सो वील मूव ऑन विद द चैप्टर नाउ। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे हम सबसे पहली लाइन ये पढ़ेंगे कि plants can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस एवरीबडी नोज राइट, कि वो कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इसीलिए हम किसे कंज्यूम करते हैं, हम प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, हमें हेट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ये तो हमें पता है। बट सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू ग्रो प्रॉपरली। हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए ताकि वो सारे काम अपने अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे आगे देखेंगे। You have already known that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their own various body functions like digestion, respiration, etc. Since we all need food, how can we provide food to large number of people in our country? Okay, this is a question जो कि हम सबके दिमाग में आता है कि हम एक इंसान को तो फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इतने सारे लोगों को हमारी कंट्री में हम फूड प्रोवाइड कैसे करते होंगे? तो यहाँ पे इसका आंसर है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो फूड हम सबके लिए प्रोड्यूस होता है, मास प्रोडक्शन होता है किसका, फूड का। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। जैसे हम ये हमारा चैप्टर ही किस पे है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे। तो फूड सबको प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, उसे रेगुलरली प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि एक महीने कर लिया, दूसरे महीने कोई फसल ही नहीं है, प्रॉपर उसे मैनेज करना है। सिर्फ फूड प्रोड्यूस करने तक नहीं होता है, उसका मैनेजमेंट, उसकी स्टोरेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से हमारे दिमाग में क्या आएगा, एग्रीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग। और अगर आप कहीं पे भी इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो मोस्टली लोग इंडिया को क्या कंसिडर करते हैं, अभी भी इवन दो वी हैव डेवलप्ड अ लॉट पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट हम अभी भी क्या है, एक एग्रेरियन नेशन है। हमारे जो no matter how economically developed we are or no matter how many industries or manufacturing units or IT cells we have, या हम कितने ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली इक्विप हो गए हैं, हम अभी भी क्या हैं, हम एक एग्रेरियन नेशन है। हमारी जो मेजर इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेंट है, स्टिल ऑन एग्रीकल्चर। मेजर पोर्शन ऑफ आवर पीपल आर प्रैक्टिसिंग फार्मिंग। और अब हम उसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब क्या, कि उनका कोई ठिकाना नहीं था, कुछ भी खा लेते थे, कहीं पे भी रह लेते थे, कुछ एक फिक्स्ड चीज़ नहीं थी। बट जब लोग एक जगह फिक्स हो गए तो उन्हें ये भी चिंता होने लगी कि अब तो हम घूम घूम के कुछ भी हंट करके नहीं खा सकते, तो हमें चीज़ें उगानी पड़ेंगी। ठीक है, और ऐसे ही क्या स्टार्ट हुआ,
They could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born what? Agriculture. Agriculture को अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो क्या कहेंगे? खेती, जो कि फार्मर्स करते हैं. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called what? It is called crop. जब हम एक तरह के प्लांट को एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा मास में प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रॉप कहते हैं. अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे? हमारे घर के आगे हमें छोटा सा टुकड़ा दिया है, उसमें हमने थोड़े से ऐसे वीट के वो लगा दिए प्लांट्स, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है. वो ना हमारे लिए ही सफिशिएंट होगा, ना किसी और के लिए, और उसे हम क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बोल सकते. बट वही सेम अगर वीट प्लांट्स एक बहुत ही बड़े एकर्स में फैले हुए फार्म में हम प्रोड्यूस करें तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन. वो एक क्रॉप है जो कि उगाई जा रही है, एक फसल है जिससे एक काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसे कंज्यूम करेंगे. अ ह्यूज मास ऑफ पीपल विल बी कंज्यूमिंग दैट क्रॉप. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे हम सेम एग्जाम्पल दिया है, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. ठीक. अब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सेरेल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. अब हमने कहीं कहीं देखा होगा कि सिर्फ आम के ही बागीचे लगे होते हैं, तो वो भी एक तरह का क्रॉप प्रोडक्शन है. डिफरेंट वहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स हो रहे हैं, सिर्फ मैंगोज हो रहे हैं. ऐसे ही लीची के होते हैं, एप्पल्स के होते हैं, स्पेशली इन हिली एरियाज. इफ वी गो टू हिमाचल और कश्मीर, वील फाइंड दीज ह्यूज एकर्स ऑफ लैंड कवर्ड ओनली इन एप्पल ट्रीज. वैसे ही दालें उगाई जाती हैं, चाहे वो तूर दाल हो या मसूर की दाल हो, ऑन अ लार्ज पीस ऑफ लैंड. सेम गोज विद वेजिटेबल. तो ये सब क्या आता है? ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो गए? क्रॉप प्रोडक्शन हो गए. ठीक है. अब क्रॉप को दो उसमें डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजनल ग्रोथ. हम हर क्रॉप को हर सीजन में नहीं उगा सकते, या हर लैंडस्केप में नहीं उगा सकते, हर वेदर में नहीं उगा सकते. क्रॉप्स की भी अपनी डिमांड होती है. ठीक है. अब इंडिया में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरह का क्लाइमेट है, डिफरेंट तरह का लैंडस्केप है, डिफरेंट तरह का टेम्परेचर है. वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो रेनफॉल ही रेनफॉल है. सेम अगर हम अपना राजस्थान साइड चले जाएं तो उतनी ही स्कार्स रेनफॉल है. तो इंडिया में ये सब चीज़ें वेरी करती रहती हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इसीलिए इंडिया में जैसे कि यहाँ लिखा है, देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं. अब अगर मैं इसका आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं तो क्या होगा? टी एंड कॉफी प्रोडक्शन. जो टी और कॉफी का प्रोडक्शन है वो हमने मेनली सुना होगा असम, वेस्ट बंगाल और केरला में, एंड अ फ्यू पार्ट्स ऑफ कर्नाटका. हम हर जगह पे टी एंड कॉफी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि टी एंड कॉफी को उगाने के लिए एक सर्टेन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एक सर्टेन टाइप ऑफ सॉइल, एक सर्टेन टाइप ऑफ लैंडस्केप, ये सब बहुत ज़रूरी है. वैसे ही अभी मैंने ऊपर आप लोगों को एप्पल्स का एग्जाम्पल दिया था. एप्पल सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं. कोल्ड टेम्परेचर मोस्टली हिली एरियाज में होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंडिया में एप्पल्स कहाँ से आते हैं? या तो हिमाचल प्रदेश या तो फिर कश्मीर. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि कैसे इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस की वजह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होती हैं. बट डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिनको नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड फॉलोज. मतलब जैसा उनके हिसाब का वहाँ का वो होता होगा क्लाइमेट, उस हिसाब से दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं? खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप.
ये दो तरह की क्रॉप्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में होंगी। इनके कटने का समय एक पर्टिकुलर सीजन होगा, इनका स्टोरेज अलग तरह का होगा, इनकी वैरायटी अलग तरह की होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप्स के बारे में। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। दे आर सोन इन द रेनी सीजन। ये सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में उगाई जाती हैं। इनका इंडिया में जनरली रेन कब आती है? जून टू सितंबर। और इनके मेजर वेराइटीज क्या होती हैं? पैडी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन। अब ये क्रॉप सिर्फ रेनी सीजन में क्यों उगाई जाती हैं? क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। हमें ये तो पता है कि अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें वाटर चाहिए, हर प्लांट को वाटर चाहिए टू सर्वाइव। बट कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं जिन्हें नॉर्मल से थोड़ा एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, कुछ ज़्यादा ही पानी चाहिए होता है। इसीलिए हम इन क्रॉप्स को बारिश के मौसम में उगाते हैं ताकि इन्हें वो पर्याप्त मात्रा में, इन एडुकेट क्वांटिटी में वो पानी मिल पाए और ये अच्छी तरह से इनका प्रोडक्शन हो पाए। हमने देखा होगा कि राइस मोस्टली जून से सितंबर के टाइम में ही इसके जो सीड सोइंग होती है वो होती है, और उसके बाद नवंबर तक राइस प्रॉपरली, मतलब ऑल ओवर इंडिया, इसको काटना और इसको स्टोर करना चालू हो जाता है। तो ये तो हो गई खारिफ क्रॉप्स की बात, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। बट नाउ वील टॉक अबाउट राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? ये विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। मोस्टली इनकी जो सीड सोइंग होती है वो अक्टूबर टू मार्च के बीच में होती है और इन्हें हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल में सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट क्या हो जाएगा? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। अब इन जो भी ये फसलें हैं हमारी, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं चाहिए होता है। ये इनको टेम्परेचर थोड़ा कूल चाहिए होता है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। इसीलिए हम इन्हें अक्टूबर टू मार्च के बीच में सो करते हैं, और जब तक गर्मियाँ आती हैं तब तक ये प्रॉपरली एकदम रेडी होती हैं टू बी कट डाउन एंड टू बी स्टोर्ड। हमने दो मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ लिया अब कि खारिफ क्या होते हैं और राबी क्या होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती हैं जो कि हमारे समर टाइम में होती हैं। इसमें क्या हो जाएगा? हम समर टाइम में सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं? हम मैंगो देखते हैं, हम वाटरमेलन देखते हैं। ये सब समर सूटेड है। वैसे ही विंटर्स में भी जो भी विंटर को सूट करते हैं हमें वो वेजिटेबल्स वगैरह मिलती हैं। अब हमने 2 बेसिक क्लासिफिकेशंस तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है। अभी तक तो हम क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे, नाउ वील मूव ऑन टू इट्स प्रोडक्शन। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. हम देख सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करनी होती है तो उसमें फार्मर्स को कल्टीवेशन से पहले भी अपने फार्मलैंड्स को प्रिपेयर करने में बहुत एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। उनको डिफरेंट इक्विपमेंट्स लगते हैं, फर्टिलाइजर्स लगते हैं, मैन्योर्स लगते हैं। तो अब हम इसमें फर्दर उसी के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। सबसे पहला जो होता है स्टेप इसमें होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब जो भी क्रॉप हमें प्रोड्यूस करनी है उसके लिए सॉइल को हमें प्रिपेयर करना होता है। अब सॉइल प्रिपेयर कैसे होगा? थ्रू टिलिंग। टिलिंग से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो थोड़ी थोड़ी लूज हो जाती है। लूज होने से क्या होता है कि जब सॉइल लूज हो जाएगी और उसके बाद हम उसमें कोई सीड सो करेंगे तो उसके जो रूट्स हैं वो डीपर पेनिट्रेट होंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep in the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep in the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe?
ये भी एक क्वेश्चन है कि हम क्यों टिलिंग करें, ताकि हमने ये तो देख लिया कि टिलिंग करने से जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, रूट्स ज़्यादा डीपर चले जाते हैं, रूट्स अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, बट ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स, और अर्थवॉर्म्स को हमेशा हम क्या कहते हैं? फार्मर्स फ्रेंड। Earthworms are called farmers friend and microbes present in the soil। इसकी वजह से जो सॉइल में ये ह्यूमस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होती है। वैसे ही डेड प्लांट्स जो होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, जिसमें से एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? हमारा अर्थवर्म होगा। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. ठीक है? यहाँ पे लिखा है a few centimeters of top layer of soil supports plant growth. Turning and loosening of soil brings that nutrient rich soil to the top, so the plants can use these nutrients। पता चल गया हमें कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो ऊपर आ जाती है। मैंने ऊपर बताया आपको कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, मतलब लूजन करना और उसे इधर टर्न करना आपस में, इस सॉइल को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग एंड प्लोइंग। अब दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अगर सॉइल बहुत ड्राई है तो उससे पहले उसमें एक बार पानी डलवा के एंड देन लोग फ्लो करते हैं। इससे क्या होता है? मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। द प्लोड फील्ड्स मे हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। इट्स नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, ताकि जब हम सीड सो करें तो वो ईजिली वहाँ पे उग सके जो भी हम प्लांट लगा रहे हैं, और इससे इरिगेशन में भी हेल्प हो। इसके बाद क्या आता है? लेवलिंग ऑफ सॉइल होती है। जब हमने प्लो कर लिया उसके बाद हम सॉइल को लेवल करते हैं एंड देन बिफोर मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल फॉर टिलिंग, समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल फॉर टिलिंग। हम मैन्योर ऐड करते हैं ताकि हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हमने सॉइल तो लूजन कर ली, उसके बाद इसमें क्या क्या हमारे ऐसे वो हैं इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। उसमें हो जाएगा हमारा प्लो। आप प्लो का देख सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम है। दिस इज आवर प्लो शाफ्ट, प्लोशेयर एंड द बीम। इससे क्या होता है? सॉइल की टिलिंग होती है, और एज वी कॉल इट प्लोइंग। ऊपर हमने इसके यूजेस पढ़ लिए कि इससे हमारी जो सॉइल है वो लूजन होती है, रूट्स डीपर जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे एक इसके आयरन पीस होता है जिससे जो सॉइल होती है वो टिल होती है। ठीक, प्लो के बाद आता है हमारा हो की एक ग्रिप होती है, ये हैंडल, ये बीम, ये बेंड प्लेट। इसका मेजर काम होता है वीड्स को हटाना। वीड्स क्या होती हैं? अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो क्रॉप प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हैम्पर करते हैं, इसीलिए इन्हें हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं, प्लस जो भी क्रॉप इनके बगल में उग रही है उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, इसीलिए हम हो यूज़ करते हैं। As we can see, it's written here. It's a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. और उसके बाद the third one is cultivator, that is our tractor. आजकल प्लो और ये हो का टाइम चला गया है। Now people are using this cultivator or the tractor, जिस पे ये पीछे लगा है। इससे दोनों काम हो जाते हैं, आपके वीड्स भी हट जाती हैं और प्लो का भी काम हो जाता है।
तो अब जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसको लोगों ने छोड़ दिया है। अब इसके साथ ही हम आएंगे सोइंग पे। सोइंग क्या होता है? सीड्स को हम कैसे डालते हैं। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज, जितना भी अभी तक हमने हमारे फार्म को प्रिपेयर करा वो हमने सो करने के लिए ही तो किया था। इसमें सबसे पहली चीज़ जो फार्मर करते हैं वो करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वो हमेशा हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स लेते हैं जिससे उनको ज़्यादा प्रोडक्शन मिले ऑफ क्रॉप्स। उसके बाद वो जो हमारे फार्म्स को जो उन्होंने प्लो किया है उसमें वो सीड्स डालने जाते हैं। जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले एक राउंड सीड्स को भिगो दिया जाता है। तो जो खराब सीड्स होती हैं या जो ऑलरेडी अंदर से खाली होती है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं होता है, वो ऊपर आ जाती हैं, उन्हें रिमूव कर देते हैं। जो गुड सीड्स होती हैं वो नीचे चली जाती हैं। उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, सोक किया जाता है। तो ये दो गुड और बैड सीड्स को डिफ्रेंशिएट करने का, हटाने का एक अच्छा तरीका है। दिस इज अ गुड वे फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन से टूल यूज़ करते हैं सोइंग के लिए। हमारे ट्रेडिशनल टूल्स में क्या आ जाता है, ये फनल आ जाता है और ये इसके थ्रू फनल चलता रहता है एंड देन सीड्स आर सोन इन द फार्म। एज वी कैन सी, the tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through these pipes and the seeds are sown. उसके बाद हम आजकल का मॉडर्न मेथड देखेंगे, because it's very rare that people nowadays who are so technologically equipped will be using these traditional methods. अब आ गई है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से अब सीड सोइंग होती है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एंड एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो इसमें मैनुअल वर्क इतना नहीं होता है, कोई फनल यूज नहीं है। दिस इज यूजुअली अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर एंड देन द वर्क इज डन। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर it ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds, क्योंकि इन्होंने सो किया उसके बाद वो उसको जो भी मिट्टी है उससे कवर भी कर दिया। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल पावर लगती थी प्लस लेबर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। अब हम देखेंगे कि सीड्स सो हो गए, उसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड होंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। क्या होता है कभी कभी कि सॉइल की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है आफ्टर वन पर्टिकुलर सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसीलिए उसमें मैन्योर्स ऐड करे जाते हैं। मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं जो कि हमारे वेजिटेबल वेस्ट या फिर काउडंग वगैरह से बनते हैं, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, वो फैक्ट्री मेड होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा केमिकली रिच होते हैं जो कि लोग अपने फील्ड्स में डालते हैं फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन हमें मैन्योरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया कि मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि इन सब चीज़ों से ही ऑब्टेन होता है। ऐसे ही जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जिसके सब एग्जाम्पल्स क्या होंगे, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब मेन हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि कंपनी मेड होते हैं और इसमें कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं होता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स सच एज वीट, पैडी एंड मेज। फर्टिलाइजर्स से बहुत अच्छा कल्टिवेशन तो ज़रूर होता है, बट इससे हमारे क्रॉप का, हमारे जो सॉइल है उसका काफ़ी हद तक बाद में क्वालिटी भी ख़राब होता है। एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ पल्यूशन। सो मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, हम देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्रॉप रोटेशन ये होता है कि अब हमने एक सीज़न में वीट लगाया तो हम दूसरे सीज़न में
कुछ और लगा सकते हैं, हम कोई पल्सेस लगा सकते हैं, या हम राइस लगा सकते हैं, हम उसके साथ कुछ हमारे वेजिटेबल्स लगा देंगे या फ्रूट्स लगा देंगे। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि एक, अब जैसे वीट है, वीट ही अगर हम बार बार लगाएंगे तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को लेता रहेगा सॉइल से, और जो उसे नहीं चाहिए उसे छोड़ता रहेगा। इससे सॉइल में क्या हो जाएगा, इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड टू अवॉइड दिस पीपल ऑप्ट फॉर द मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने पढ़ा किसके, राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये रूट्स से जाके दे आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टिंग्विश किया गया है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, मैनमेड होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, और नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं, फील्ड्स में होते हैं। कोई ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। फर्टिलाइजर्स बहुत रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में। मैन्योर्स रिलेटिवली रिच होते हैं इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मूविंग ऑन, वील स्टडी अबाउट एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। इसके मेजर एडवांटेजेस इसीलिए होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक है, ये कुछ भी पोल्यूशन नहीं कर रहा है। हम देख सकते हैं, इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस मतलब क्या, कि जिसमें बहुत सारे होल्स हो ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए, वाटर डीप पेनिट्रेट हो पाए रूट्स में। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो कि क्यों रिक्वायर्ड है, फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन। और ये क्या करता है, ये हमारे टेक्सचर ऑफ सॉइल को भी इम्प्रूव करता है। तो अब हमने एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर देख लिया, हमने सोइंग देखा, हमने उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो देखा, हमने टिलिंग देखी, हमने फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर सीखा। अब हम देखेंगे कि इरिगेशन कैसे होती है। इरिगेशन क्या होती है, पानी कैसे हम खेतों में डिफरेंट तरीकों से सप्लाई करते हैं फॉर गुड क्रॉप प्रोडक्शन। हमें पता है कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स को भी अच्छे से अपना असर दिखाने के लिए काफ़ी हद तक पानी चाहिए। प्लांट्स, water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water protects the soil from both frost and hot air currents. मतलब वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स को हम कहते हैं इरिगेशन। एक रेगुलर इंटरवल पे हमें इरिगेशन करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इरिगेशन के सोर्सेज क्या होते हैं। वेल्स, कुओं से हो सकता है, ट्यूब वेल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, बेसिकली वट एवर द वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द पर्टिकुलर रीजन, उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, नाउ वील सी कि ट्रेडिशनली कैसे यूज़ होता था। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मोट, पुली सिस्टम या फिर चेन पंप, इसमें कैटल या तो ह्यूमन लेबर वाज यूज्ड इन दीज मेथड्स, कि यहाँ इन्होंने ये ड्रॉ करते थे वेल से पानी एंड देन दे यूज टू इरिगेट देयर फार्म्स। सेम वी कैन सी इन चेन पंप कि ऐसे पानी उठाते, जैसे यहाँ पे ये बकेट आई, फिर इसने पानी लिया, फिर ये गई एंड देन यहाँ से ये जाएगा आपका फार्म्स में। सेम ढेकली में हम देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने ड्रॉ किया वाटर वेल से और फिर इन्होंने अपने फार्म्स में छोड़ा। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा मैनुअल वर्क था, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। ऐसे ही हम लीवर सिस्टम देख सकते हैं, इट प्रिटी मच सेम टू चेन पंप कि, बट ये है कि यहाँ पे चेन थी, यहाँ पे कोई एक कैटल है, ये जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे ही ये सर्कल, ये व्हील भी घूमेगी, इसकी सारी बकेट्स भरती जाएंगी एंड देन ये पानी फार्म में देती जाएगी। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. But
पंप्स क्या है, मॉडर्न है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन है। अब जैसे कि हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, इसको हम किसी भी वेल या ट्यूबवेल से अटैच कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जगह जगह स्प्रिंकलर्स लगे हैं थ्रू पाइप्स, पानी यहाँ से पंप से खिंच के इसमें जाएगा एंड देन जगह जगह के स्प्रिंकलर्स से ये स्प्रिंकल होगा इन द प्लांट्स। उसके बाद हमारा ड्रिप इरिगेशन आता है जिसमें पानी बूंद बूंद गिरता है, ड्रिप ड्रिप। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये गया एंड देन थ्रू ड्रिप्स इट्स बीन इरिगेटेड। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर दी रूट्स, रूट्स के पास वाटर जो होता है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है और इसमें नोजल्स के पास गिरता है। मूविंग ऑन, हमने इरिगेशन देख लिया। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हो के फंक्शन के टाइम पे भी बताया था कि वीड क्या होती है। वीड होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ये न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस करते हैं और प्लस ये ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हैम्पर करते हैं। द अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। इसको रिमूव करने के लिए मोस्टली या तो हम वही जैसे यहाँ पे दिया है इट इज़ रिमूव्ड बाय खुरपी, इसका टाइम टू टाइम रिमूवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और या तो वीडीसाइड्स आते हैं जिनको छिड़कते ही वो केमिकल्स होते हैं, ये सारे वीड्स ऑटोमेटिकली मुरझा के मर जाते हैं, बट इसको हम स्प्रे करते हैं बट ये क्रॉप पे इतना असर नहीं करते। अब टाइम आ जाता है हार्वेस्टिंग का, मतलब क्रॉप जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस हो चुकी है, अब उसको काटने का वक्त आ गया है हार्वेस्ट करने का। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग crops are pulled out or cut close to the ground. Harvesting in our country is either done manual by a sickle or by a machine called harvester. ठीक है, हार्वेस्टर क्या करता है, ग्रेन को सीड्स से सेपरेट कर, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। तो सबसे पहले क्या हुई, हमारी हार्वेस्टिंग हुई, उसके बाद क्या हुई, हमारी थ्रेशिंग हुई। थ्रेशिंग क्या हो गया, सीड रिमूवल, ये क्या हो गया, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। ये हो गया हमारा हार्वेस्टर। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसमें दोनों होते हैं हमारे हार्वेस्टर भी और थ्रेशर भी। अब हमारी फसल मैच्योर होके हार्वेस्ट हो चुकी है, इसके बाद हम स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग। नॉट एवरीबडी यूजेस अ थ्रेशर, तो विनोइंग भी यूज करते हैं जिनका कम क्रॉप प्रोडक्शन होता है और जिनका पीस ऑफ लैंड भी छोटा होता है। उसके बाद हमारी हार्वेस्टिंग हो गई। अब बात आती है स्टोरेज की। स्टोरेज किस में आएगा, ये तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन तक था। स्टोरेज आ जाएगा हमारा क्रॉप मैनेजमेंट में। Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, क्योंकि this may lead to production of microorganisms, insects, rats, and of course microbes. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested seeds are stored without drying, तो फिर उसमें वही हो जाएगा, वो खराब हो जाएंगे, उसमें हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ज़्यादा वो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स grain seeds are stored without drying, this may get spoiled or attacked by microorganisms, making them unfit for the use of germination. उसके बाद हम उसको प्रॉपरली ड्राई करके ही और फिर हम स्टोर करते हैं। हम यहाँ पे फोटोज़ देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टोरेज होते हैं, सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जहाँ पे ग्रैनरीज होती हैं, जहाँ पे हमारी ग्रेन्स जो होती हैं वो स्टोर होती हैं। ऐसे ही हम देख सकते हैं कि we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, उसको सिलेक्ट करना, सो करना। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, इनको हम क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट एग्रेरियन
वे ऑफ अर्निंग होता है. So I guess we have pretty much summed up with the chapter of crop production and management. With this, I would like to end with the topic. Thank you for watching.